हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियांशु है और आज की इस वीडियो में मैं 18 जनवरी को हुए सीजीएल मेंस में रीजनिंग के जितने सवाल आए हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। पिछली दो वीडियो में मैंने मैथमेटिक्स के जितने सवाल आए थे उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। आज सॉल्व करते हैं रीजनिंग के सवालों को। हमारा पहला सवाल है, एक ही डाइस के दो फॉर्म दे रखे हैं और आपको बोला है कि टी का अपोजिट क्या होगा। तो इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इन सवालों को करते हैं कि ये जो दो डाइस दे रखा है आपको, उसमें देखना है कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। तो टी कॉमन है तो टी लिखेंगे और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएंगे। तो क्या टी के बाद क्या आएगा? इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद क्यू आएगा और देन वी आएगी। सिमिलरली टी है, फिर यू एंड एस आएगा, टी यू और एस। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सिमिलरली ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे और टी और टी तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते ना। तो टी बच कौन गया? एक अकेला एक अल्फाबेट बचा होगा। क्या बचा है? वो बचा है पी बचा है। तो टी एंड पी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? आपसे पूछा है टी का अपोजिट, तो पी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। इसको लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी चीज को आप बना रहे हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा ना कि कैसे करना है उसको। सबसे पहले आप कॉन्सेप्चुलाइज करोगे, तो पहले आ जाएगा थ्री। आप कॉन्सेप्चुलाइज करने के बाद आप उसकी डिजाइनिंग करोगे, तो आएगा वन। थ्री के बाद वन। डिजाइन करने के बाद आप उसको डेवलप करोगे, तो आएगा फोर। और एक बार जब डेवलप कर लें तो फिर आप उसकी टेस्टिंग करोगे कि जो मैंने बनाया है क्या वो सही है भी या नहीं। तो ऑप्शन उसके बाद आएगा टेस्ट, जो कि दो है। टेस्ट करने के बाद अगर वो पास हो गया टेस्ट में तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर दोगे, तो आ जाएगा फाइव। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा? थ्री वन, जिसमें थ्री वन फोर टू फाइव है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, इसमें ये बोला है कि चार जो फिगर हैं एक ही पैटर्न के हैं और एक जो है उसमें से अलग है, पचमा अलग है कोई एक। तो बताइए कौन सा वो है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए, इस सिंबल को देखिए, जो टी है इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद ये आ रहा है और जैसा ये है वैसा ये है। सिमिलरली इसको 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद ये आ जाएगा और जैसा ये है वैसा ये है। और इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये आएगा और जैसा ये है वैसा ये नहीं है। फिर इसको देखिए, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये आएगा और जैसा ये वैसा ये। सिमिलरली 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये आया, दोनों फिगर सेम है। तो इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है अलग है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि जैसा ये फिगर है वैसा ये नहीं है ना। इसका डार्क वाला जो है ऊपर है, इसका डार्क वाला नीचे है, तो दोनों अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और लॉजिक लग रहा है जिसके थ्रू अलग आंसर आ जा रही है। पहला ऊपर वाला सब 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये आ जा रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मिरर लगा दें तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है। यहाँ मिरर लगा दें तो क्या ये और ये मिरर इमेज है? नहीं है। यहाँ पे मिरर लगाएं तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। सिमिलरली यहाँ मिरर लगाने के बाद भी ये और ये मिरर इमेज बन रहा है एक दूसरे का। यहाँ पे मिरर इमेज लगाएंगे तब भी ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये एरो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल में, एक ही सवाल में दो लॉजिक से अलग अलग आंसर आ जा रहे हैं, तो ये सवाल को आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, इसमें ये बोला है कि दो सिंबल जो दे रखा है आपको, उसके जगह पे कौन कौन सा अल्फाबेट आएगा कि सेम पैटर्न फॉलो करे। कहने का मतलब ये है, ये एक्स ए एफ है, यहाँ पे कौन सा आएगा इस सिंबल के जगह पे, ताकि इन दोनों में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन एस वी ए इन दोनों में रहे। यहाँ पे परसेंटेज की जगह पे कौन सा सिंबल आए, ताकि इन दोनों में जो रिलेशन है सेम रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करें तो इस हिसाब से क्या आएगा? बी बी जे और इधर ओ आर डब्ल्यू। तो मैं चेक करता हूँ क्या इन दोनों में सेम रिलेशन है। ए में प्लस वन करने पे बी आया, क्या आर में प्लस वन करने पे भी आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली इस तरह से हम चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करें तो बी ई जे
इन दोनों का रिलेशन, और यहाँ पे क्या आएगा क्यू आर डब्ल्यू। तो हो क्या रहा है, एक्स में +4 करने पे बी आया, ए में +4 करने पे ई आया, और एफ में +4 करने पे जे आया। तो सब में +4 हो रहा है। क्या क्यू में +4 करने पे एस आएगा? नहीं, +2 करने पे आ जा रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं किया, क्योंकि इधर +4 है इधर +2 है, तो ये भी गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन करेंगे तो ई बी ई जे है ही, तो बी ई जे तो 4+4 करने पे आ ही रहा है। तो इधर में क्या, इधर है ओ आर पी। क्या ओ में +4 करने पे एस आ रहा है? हाँ आ रहा है यहाँ पे। ये प्लस आर में क्या +4 करने पे भी आ रहा है? यहाँ पे भी आ रहा है। क्या पी में +4 करने पे ए आ रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि पी के बाद क्या आता है? पी में +4 करने पे तो ए कभी आएगा ही नहीं ना, पी क्यू आर एस टी यू, बहुत दूर दूर तक ए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, बी ई जे तो है ही, +4 का इधर रिलेशन है, और इधर क्या है ओ आर डब्ल्यू। ओ में +4 करने पे एस आया, ओ आर में +4 करने पे भी आया, सिमिलरली डब्ल्यू में +4 करने पे ए आ जा रहा है। इसका मतलब है कि मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सारे में +4 करने पे आ जा रहा है, तो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल सीरीज का है। 9 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6, फिर 10.5, फिर 23, पूछा अगला नंबर क्या आएगा। तो इस सवाल को ध्यान से देखें, ये एसएससी ने रिसेंट एग्जाम में काफी बार पूछा है। तो 9 में अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 0.5 ऐड करें तो क्या आएगा? 9 इंटू 0.5 4.5, उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 5 आ गया। फिर 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 6 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 10.5 आ गया। तो आप देख रहे हो कि जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना में ही जोड़ रहे हैं। तो इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई किए, 0.5 जोड़े, इसमें 1 से, इसमें 1.5 से, इसमें 2 से, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 23 में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2.5 ऐड भी करेंगे, तो जो आएगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। तो 23 में 25 2.5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 25 और 25 दूनी 50, 57.5 आएगा, और उसमें 2.5 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि बताइए जिस पैटर्न में ये चल रहा है उसी पैटर्न में चलते हुए जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क है उस जगह पे कौन सा फिगर आएगा। तो इसको आप देखें तो ये एरो डाउनवर्ड है, नीचे भी है, डाउनवर्ड भी है। अगला फिगर में ये ऊपर गया है, अपवर्ड है। सिमिलरली डाउनवर्ड अपवर्ड, तो अगला जो आएगा डाउनवर्ड रहेगा। तो डाउनवर्ड इसमें भी नीचे है, इसमें भी नीचे है, लेकिन एरो पॉइंटेड किधर रहेगा? एरो पॉइंटेड नीचे रहेगा। देखिए नीचे नीचे, फिर इसमें भी नीचे रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मिरर इमेज का सवाल है। तो मिरर इमेज का सवाल है तो लेफ्ट साइड में तो दो ही आएगा, दो आएगा, इसमें दो सेम दे दिया, तो ये तो मिरर इमेज है, दो इस पैटर्न में बनेगा ही नहीं। ये सही, ये सब सही चल रहा है। फिर ई देखें तो ई तीनों में सेम है, बी भी तीनों में सेम है, और एन को देखें तो एन का जो ये जो खुला हुआ हिस्सा है वो नीचे ही रहेगा ना, तो ऊपर में, इसमें ऊपर है तो ये भी गलत हो गया। और ये दोनों सेम है। सिमिलरली 7 अगर देखें तो 7 में कुछ इस तरह का फिगर बनेगा ना, तो 7 में ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि ऊपर में इस तरह की लाइनिंग रहेगी, तो ये भी गलत हो गया। तो ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में बोला है कि जिस पैटर्न में ये दोनों है उसी पैटर्न में इस ऑप्शन में से कौन सा है। तो अगर इस पैटर्न इसको चेक करें तो इसमें पहले 215 है, फिर 185 है और 135 है। तो इसमें कितना घटाने पे ये आ रहा है? 30 घटाने पे। और फिर इसमें से कितना ये घटाने पे ये आ रहा है? ये 50 घटाने पे आ रहा है। तो उसी हिसाब से सिमिलरली इसको चेक करेंगे, ये भी 30 घटाने पे और ये कितना? 50 घटाने पे। तो पहला दो जो नंबर है उसमें 30 का डिफरेंस है, दूसरा और तीसरा में 50 का डिफरेंस है। तो इसमें देखिए 30 का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है, ये सही लग रहा है। बाकी दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ये 40 का डिफरेंस है, नहीं होगा। ये 30 का डिफरेंस तो है, लेकिन अगला में 40 का डिफरेंस है, नहीं होगा। ये 20 का डिफरेंस है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में बोला है कि अगर इस नंबर को, इसके हर एक डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज करेंगे
तो कितने ऐसे डिजिट रहेंगे जिनका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो ये नंबर है क्या, ये नंबर है 5 2 3 8 6 4 1। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं मैं लेफ्ट टू राइट। तो पहला नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8। ठीक है, तो कई कितने ऐसे डिजिट आए जिनका नंबर जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो इसका चेंज नहीं हुआ, इसका चेंज नहीं हुआ, अब बाकी सारे तो चेंज है ना, 4 8 6 5 4 6 1 8। तो दो ऐसे नंबर हैं जिनका पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है जिसमें आपको बोला है OPQRST आर सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। देखिए इसमें एक सर्कुलर टेबल है, उसमें ये सारे बैठे हुए हैं सेंटर की ओर चेहरा करके। तो आपको बता रखा है कौन किसके सेकंड में, कौन किसके लेफ्ट में, कौन किसके राइट में, किस तरह से वो बता रखा है। तो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। सारे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो टी अगर इधर है तो पी कहाँ होगा, पी कहीं यहाँ पे इसके सेकंड टू द लेफ्ट है। फिर अगला लाइन बोला है आपसे कि एस सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। हमें नहीं पता एस और क्यू किधर है, क्यू जब पता ही नहीं इसको, इसको भी इसका यूज अभी नहीं करते हैं, आगे अगला लाइन पढ़ते हैं। क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। तो देखिए 6 पर्सन है ना, तो 6 को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 6 ये हो गया। अगला बोला है क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। क्यू जो है पी का पड़ोसी नहीं है, मतलब क्यू ना तो यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा, क्यू इन दोनों में कहीं पे हो सकता है। और इस लाइन को अगर आप पढ़ें कि एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, अगर क्यू को मैं यहाँ रखूं तो 1 2 3 एस एस यहाँ बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पी बैठा है, तो ये तो होने से रहा क्यू, मतलब इसका मतलब क्यू यहाँ पे नहीं है, क्यू एक ही जगह बचा जो कि क्यू यहाँ पे हो सकता है। अब बोला है कि एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, तो एस कहाँ बैठेगा, 1 2 3, एस यहाँ पे बैठ जाएगा। अगला है ओ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। ओ जो है एस के सेकंड राइट में, तो ओ यहाँ बैठेगा। तो एक ही पोजीशन बचा, यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा आर। पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू आर। ओ आर के रिस्पेक्ट में कहाँ बैठा है, तो आर से वो सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो थर्ड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में है एक कारण आपको दे रखा है और 3 इफेक्ट दे रखे हैं। बोला है कि अगर कारण ये है तो इन इफेक्ट में से कौन सा इफेक्ट हो सकता है। तो कारण क्या है, इसमें यह है कि मेनी पीपल इन सिटी एक्स हैव रिपोर्टेड रिसीविंग 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस मंथ इंस्टेड ऑफ 1। इसमें बोला है बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट करा है कि एक ही महीने में 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल उनको प्राप्त हुए। तो अगर ये कारण है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। पहला इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है पब्लिश द डिटेल्स ऑफ एरिया वेयर पावर शटडाउन आर एक्सपेक्टेड टुमारो इन सिटी एक्स। पहला इफेक्ट बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पब्लिश किया है वो एरिया, सिटी एक्स का वो एरिया जहां कल पावर शटडाउन रहेगा। तो ये तो इफेक्ट नहीं हो सकता ना इसका कि एक महीने में 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया बहुत सारे लोगों का, तो कुछ पावर कट डाउन हो जाए, ये तो नहीं होगा। तो इफेक्ट 1 तो नहीं होगा। और देखिए अगर इफेक्ट 1 नहीं होगा तो मेरा ये और ये गलत हो गया, क्योंकि दोनों बोला है पॉसिबल इफेक्ट 1 भी, इसमें भी, इसमें भी। और ऑप्शन नंबर ए और डी को देखें तो दोनों में 2 है, इसका मतलब 2 इफेक्ट होगा ही नहीं। मुझे पढ़ना ही नहीं है 2 क्या, 2 में क्या दे रखा है, मैं सीधे 3 पे आऊंगा। 3 है लॉन्ग क्यूज वेयर सीन आउटसाइड द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस इन मेनी लोकेलिटीज। इसमें बोला है लंबी कतारें लगी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बाहर। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस के बाहर लंबी कतारें तो लगनी ही है। अगर एक महीने में 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाए किसी घर का, तो वहां वो लोग कंप्लेन करने तो जाएंगे ही ना। तो इफेक्ट 3 भी होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, क्योंकि सेकंड दोनों में है तो, और 3 भी होना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आप ऑप्शन इफेक्ट 2 को पढ़ के अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि वो तो होना ही है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि आपको स्टेटमेंट दे रखा है ये, और आपको बोला है कि कौन सा इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो डेफिनेटली सही होगा। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या दिख रहा है, सी बड़ा है ई से, और ई बड़ा है एफ से या बराबर है, और एफ और जी एक दूसरे के बराबर हैं। फिर इस पहला स्टेटमेंट को देखें तो इसमें बोला है बी बड़ा है सी से या बराबर है, और बी बड़ा है ए से, कितना बड़ा है, और एक बी से कितना छोटा है मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है बी बड़ा है ए से। ए और सी का क्या रिलेशन है, ए और ई का क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता। और सी बड़ा है डी से, अगर सी बड़ा है डी से, सिर्फ मुझे ये पता है कि सी बड़ा है डी से, क्या डी ई से बड़ा है या कम है मुझे नहीं पता। तो अगर अब हम ऑप्शन को देखें तो बोला है पहला ऑप्शन कि जी बड़ा है सी से,
क्या जी कभी सी से बड़ा होगा? सी यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, जी तो छोटा होगा ना, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि ये गलत है। एफ और डी का रिलेशन पूछा है, एफ और डी, एफ जिसमें बोला है एफ बड़ा है डी से, एफ और डी का मेरे पास कोई रिलेशन नहीं है, मुझे बस पता है कि डी जो है छोटा है सी से। कितना छोटा है, क्या ई बड़ा है छोटा है, मुझे नहीं पता, तो इसको हम डेफिनेटली कंक्लूड नहीं कर सकते। सिमिलरली ए और ई में भी कोई रिलेशन हमको नहीं मालूम है, बस हमें ए का पता है कि ए जो है बी से छोटा है, तो इसको भी कंक्लूड नहीं कर सकते। ये है बी बड़ा है जी सी, जी से। तो देखिए जी बड़ा इक्वल है एफ से, और एफ से बड़ा ई, ई से बड़ा सी, सी से बड़ा बी, तो बी डेफिनेटली बड़ा होगा जी से, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि आपको फायर इन माउंटेन का कोड दे रखा है ये, तो पूछा है फायर का कोड कौन सा होगा, और आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, और ऑप्शन इस तरह से है कि इसमें बोला है क्या स्टेटमेंट वन सफिशियंट है जवाब देने के लिए, या स्टेटमेंट टू अलोन सफिशियंट है, या दोनों मिलके जवाब आएगा, या दोनों मिलके भी जवाब नहीं आएगा। तो देखिए अगर स्टेटमेंट वन पर है तो स्टेटमेंट वन में माउंटेन का कोड दे रखा है बी ओ बो, तो अगर माउंटेन का कोड ये है और आपको फायर इन माउंटेन का कोड ये टोटल दे रखा है, और आपसे पूछा है फायर का, तो मुझे तो सिर्फ इसका कोड पता चला ना माउंटेन का, फायर इन, इसमें से कुछ भी फायर का हो सकता है, तो स्टेटमेंट वन से तो आंसर नहीं निकल रहा है। स्टेटमेंट टू देखें तो आइस एंड फायर का कोड दे रखा है ये, और क्वेश्चन में फायर इन माउंटेन है, तो फायर इन माउंटेन और आइस एंड फायर में कॉमन क्या है, फायर कॉमन है, तो अगर फायर कॉमन है तो कोड में जो कॉमन रहेगा वही फायर का कोड हो जाएगा, तो कॉमन कौन है, सी कॉमन है, एस आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, फायर का कोड एस आई है। तो एस आई अगर कोड है तो स्टेटमेंट टू अकेला ये जवाब देने के लिए पर्याप्त है, और स्टेटमेंट वन से जवाब नहीं आ रहा है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर होगा डाटा इन स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल डाटा इन स्टेटमेंट वन इज नॉट। स्टेटमेंट टू अकेला पर्याप्त है, स्टेटमेंट वन पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में बोला है कि इस वर्ड से, अगर इस वर्ड को क्या करना है कि फर्स्ट थर्ड सिक्स एंड सेवंथ लेटर, इसको अगर लेफ्ट टू राइट इसको काउंट करें, लेफ्ट टू राइट अगर इसका फर्स्ट थर्ड सिक्स और सेवंथ लेटर निकालें तो उससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, कितना बन सकता है। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको बोला है काउंट करने के लिए, तो पहला होगा आर, थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा सी, और सिक्स क्या होगा, एन होगा, और सेवंथ क्या होगा, आई होगा। इसमें से बोला है कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, आर सी एंड आई। आर सी एन आई से मुझे नहीं लगता कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नन, एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता इस अल्फाबेट से। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है पोज का कोड ये दे रखा है और सिल्क का कोड ये दे रखा है, पूछा है आपसे एस का कोड। तो देखिए इधर चार अल्फाबेट है, चार लेटर है, चार अल्फाबेट है, चार लेटर है, और इसमें इन दोनों अल्फाबेट में एस कॉमन है, और कोड में भी क्या है, कोड में कौन सा कॉमन है, कोड में थ्री कॉमन है। अगर तो एस का कोड क्या हो गया, एस का कोड थ्री हो जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों अल्फाबेट में एस कॉमन है और इधर कोडिंग में भी एक डिजिट कॉमन है जो कि थ्री है, तो क्या एस का थ्री ही होगा ना कोड, तो थ्री हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा ब्लड रिलेशन का, जिसमें आपको कोडिंग दे रखा है कि अगर ए प्लस बी है इसका मतलब होता है ए इज द मदर ऑफ बी। सिमिलरली अलग अलग सिंबल का मीनिंग दे रखा है। पूछा है यू किस तरह जेड से रिलेटेड है, अगर ये है तो यू प्लस बी का क्या होगा, यू इज द मदर ऑफ भी, तो मैं इसको डिनोट कर लेता हूँ, यू इज द मदर ऑफ भी। अगला है v प्लस डब्ल्यू, v डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, तो v इज द फादर ऑफ डब्ल्यू, v इज द फादर ऑफ डब्ल्यू, प्लस साइन मैंने मेल के लिए लिया है। w माइनस वाई है, w इज द ब्रदर ऑफ y होगा, w इज द ब्रदर ऑफ y, w प्लस है भाई है, w इज द ब्रदर ऑफ y, सेम जनरेशन है, सामने एक ही सेम जनरेशन में है ना, इसलिए सेम लाइन में लिख रहा हूँ। अब y इंटू जेड, y इज द वाइफ ऑफ जेड, y को क्या है, y वाइफ है जेड का, तो जेड मेल हो गया। पूछा है आपको कि u किस तरह रिलेटेड है जेड से, तो u किस तरह रिलेटेड है जेड से, तो जेड, जेड की जो वाइफ है, वाइफ के पिता की माँ है वो, तो वाइफ फादर मदर हो जाएगा, तो वाइफ की फादर मदर, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज। सिमिलर टू एक्सपर्ट
puzzle solver S employs systematic problem solving approaches ensuring efficient and accurate resolution to complex challenges. इसमें पूछा है आपको which of the following can be inferred from the given statement. An inference is something which is not directly stated but can be derived from the given facts information in the statement. देखिए ये जो स्टेटमेंट दे रखा है उससे कौन सा इन्फर्ड किया जा सकता है इन दोनों में से. इसमें बोला है सिमिलर टू एक्सपर्ट puzzle solver S employs systematic problem solving approaches ensuring efficient and accurate resolution to complex challenges. पहला बोला efficiency and accuracy of solver S in resolving complex challenges may be attributed to their systematic problem solving method. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. Similarly, solver S utilizes systematic problem solving approaches similar to expert puzzle solver. ये भी हो सकता है. ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है. इसका मतलब क्या हुआ? बोथ 1 and 2 कैन बी इन्फर्ड. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. हमारा अगला सवाल है, इसमें बोला है द फॉलोइंग कंटेन्स टू पेयर ऑफ वर्ड विच आर रिलेटेड टू इच अदर इन अ सर्टेन वे. ये जो दो पेयर ऑफ वर्ड हैं कुछ किसी तरह से रिलेटेड हैं. इसमें से 3 जो है आपस में ग्रुप बना रहा है, एक इस ग्रुप में नहीं है. जैसे टेम्पल में हम प्रे करने जाते हैं, थिएटर में हम मूवी देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में हम डिनर करने जाते हैं, पार्क में स्विम करने कौन जाता है. ये अलग हो गया. देखिए इसमें दे रखा है आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसके आर्गुमेंट दे रखे हैं और ऑप्शन इस तरह से है. इसमें बोल रखा है कि कौन सा आर्गुमेंट इस स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है या वीकेन करता है. पहला स्टेटमेंट ये है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ए क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन अदर फॉर्म्स ऑफ पावर जनरेशन. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोला है कि ये क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी है बाकी फॉर्म्स ऑफ पावर जनरेशन के मुकाबले. तो पहला आर्गुमेंट है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स ऑलमोस्ट हैव नील CO2 इमिशन. अगर नील CO2 इमिशन होगा, CO2 क्या है? CO2 एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का गैस है ना. तो अगर इस पर नील इमिशन होगा तो वो क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी को सपोर्ट करेगा ना. तो पहला आर्गुमेंट तो इसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है. सिमिलरली दूसरा क्या है स्टेटमेंट आर्गुमेंट है? दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सबमर्ज ह्यूज अमाउंट अंडर वाटर देयर बाय इफेक्टिंग लोकल फ्लोरा एंड फौना. तो देखिए ये बोल रहा है वहां के लोकल फ्लोरा एंड फौना को इफेक्ट करते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है निगेटिव स्टेटमेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के रिगार्डिंग. तो ये जो है ये आर्गुमेंट जो है निगेटिव आर्गुमेंट है. तो ये जो है स्टेटमेंट 1 को वीकेन कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि आर्गुमेंट 1 स्ट्रेंथन कर रहा है स्टेटमेंट को, आर्गुमेंट 2 वीकेंस कर रहा है. तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला सेकंड वीकेंस व्हाइल 1 स्ट्रेंथन्स द स्टेटमेंट. अगले सवाल पे आते हैं. देखिए हमारा अगला सवाल है सिलोजिज्म का. इसमें क्या है? ऑल शिप्स आर काउज. इसको ड्रॉ में कर लेता हूं. ऑल शिप्स आर काउ, सम काउज आर हॉर्सेस, सम काउज आर हॉर्सेस, ऑल हॉर्सेस आर जैकल्स. देखिए ऑल हॉर्सेस आर जैकल्स, ये हो गया. कंक्लूजन है सम जैकल्स आर काउज, सम जैकल्स आर काउज. सही होगा, बिल्कुल सही है. सम हॉर्सेस आर शिप, सम हॉर्सेस और शिप में कोई रिलेशन नहीं है, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में. तो सिर्फ कंक्लूजन 1 सही होगा. तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज. तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया. अगले सवाल पे आते हैं. इस सवाल में है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर इन सब में से आएगा कि ये फिगर कंप्लीट हो जाए. तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? इस तरह सर्कुलर कुछ बनेगा. तो इस तरह सर्कुलर टाइप का तो फिगर रहना चाहिए ऑप्शन में. इसमें है लेकिन ये लाइन तो कहीं नहीं होगी, तो ये गलत हो गया. इसमें तो सर्कुलर फिगर है ही नहीं, ये भी गलत हो गया. सिमिलरली इसमें सर्कुलर फिगर इस टाइप का बन रहा है लेकिन ये लाइन तो नहीं रहेगी ना, तो ये भी गलत हो गया. बचा ये, ऑप्शन नंबर डी सही है. अगले सवाल पे आते हैं. इसमें बोला है कि ये वाला जो फिगर है इन चारों ऑप्शन में से कहाँ इम्बेडेड है. तो यहाँ सर्कल है और यहाँ पे स्क्वायर टाइप का अगल बगल है. ये नहीं होगा, कहीं है ही नहीं. इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन ऊपर है, यहाँ पे कहीं इस तरह की लाइन तो है नहीं ना, ये भी नहीं होगा. और इस फिगर को देखिए तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह गया हुआ है, सिमिलरली इस तरह से, इस तरह से. तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया. अगले सवाल पे आते हैं. हमारा अगला सवाल है कि each of P, Q, R, S, T, U and V has exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. तो देखिए एग्जाम कब कब हुआ है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. मंडे से स्टार्ट होता है, संडे को खत्म होता है. बोला है क्यू हैज एग्जाम ऑन सैटरडे, क्यू का एग्जाम सैटरडे को है. ओनली 2 people हैव एग्जाम ऑन एस एंड क्यू. तो एस कहाँ पे आएगा?
एस और क्यू के बीच में दो लोगों का एग्जाम हुआ है, दो स्टूडेंट का, तो नीचे तो आएगा नहीं, एस का एग्जाम यहाँ पे वेडनेसडे को आएगा, तभी तो एस और क्यू के बीच में दो स्टूडेंट का एग्जाम होना है। आर हैज द एग्जाम बिफोर एस, आर का एग्जाम एस के बिफोर आना है, तो आर कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे ये दे रखा है कि आर हैज द एग्जाम बिफोर एस बट आफ्टर पी, तो आर का जो एग्जाम है एस के पहले लेकिन पी के बाद में, तो इसका मतलब पी का मंडे का आया होगा, आर यहाँ पे रहा होगा। यू हैज द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर टी, यू का जो एग्जाम हुआ है टी के जस्ट बाद हुआ है, ठीक है, तो यू यहाँ पे टी यहाँ पे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज वी हैव द एग्जाम, तो वी कहाँ पे होगा, वी संडे, अकेला ही बचा तो वी संडे का पेपर हुआ होगा, तो वी ने संडे को एग्जाम दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में है कि ये जो दो नंबर है ना, एक दूसरे से लॉजिकली मैथमेटिकली कोई पैटर्न बना रहे हैं, कोई लॉजिक बना रहे हैं, और तीन सेम लॉजिक सेम पैटर्न में है, चौथा एक अलग है, तो बताइए कौन सा अलग है। तो इसमें देखिए 18 गुना 11 करने पे 198 आ जा रहा है। सिमिलरली 31 गुना 11 करने पे 341 आ जा रहा है, और 22 इंटू 11 करने पे 242 आ रहा है, लेकिन 13 इंटू 11 करने पे 143 आता है, 144 नहीं आता, तो ये एक अलग पैटर्न में चला गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। ये है ब्लड रिलेशन का, इसका ब्रांच बना लेता हूं मैं। U इज द फादर ऑफ N, U इज द फादर ऑफ N, N इज द सिस्टर ऑफ T, सेम जनरेशन की है। T इज द वाइफ ऑफ I, T जो है I की वाइफ है। एंड I इज द सन ऑफ L, I इज द सन ऑफ L। हाउ इज U रिलेटेड टू L, U L से किस प्रकार रिलेटेड है। देखिए यू एल से किस प्रकार रिलेटेड होगा, एल का बेटा की वाइफ का वो पिता है, तो सन वाइफ फादर हो जाएगा। सन वाइफ फादर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यू कौन है, यू है एल के बेटे की पत्नी का पिता, तो सन वाइफ फादर, सन वाइफ फादर, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में बोला है कि ए और बी का जो ए से जो बी जिस पैटर्न से बना है उसी तरह से सी का उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा। तो देखिए ए को क्या किए हैं हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किए हैं, तो अगर इस फिगर को सी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ट्रायंगल कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ पे ट्रायंगल कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी क्या है चेक करना है, एक ही से दिख गया हमें। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, बोला है इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कौन से स्टेटमेंट से आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अरविंद हैज ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट मार्बल्स, ठीक है, तीन प्रकार के मार्बल है उसके पास। पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हाइट मार्बल आउट ऑफ ऑल द मार्बल ही हैज, व्हाइट मार्बल का परसेंटेज कितना है, जितने मार्बल उसके पास है उसमें से व्हाइट का मार्बल का परसेंटेज कितना है। तो ये पहला स्टेटमेंट में क्या बोला, उसके पास ब्लू प्लस ग्रीन मार्बल 7 हैं, तो इससे मुझे कहाँ से पता चल जाएगा कि व्हाइट का परसेंटेज कितना है, मुझे ना टोटल पता है ना व्हाइट की संख्या पता है। सिमिलरली अगर सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, इसमें बोला है ही हैज 3 व्हाइट मार्बल आउट ऑफ 10 मार्बल, टोटल 10 मार्बल है उसके पास जिसमें से 3 व्हाइट मार्बल हैं, तो इसमें से तो व्हाइट का परसेंटेज निकल जाएगा ना 30%। मतलब स्टेटमेंट 2 से मुझे आंसर निकल रहा है, स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं निकल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डाटा in statement 2 alone is sufficient to answer the question while data in statement 1 is not। डाटा 2 जो दे रख डाटा स्टेटमेंट 2 में जो डाटा दे रखा है वही मेरा जवाब दे पा रहा है, स्टेटमेंट 1 में जो डाटा दे रखा है वो जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आंसर ए हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ये दे रखा है सी गार्डन्स डेली का कोड ये है, वेयर इज सी का कोड ये है, तो बताइए सी का कोड क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, इस लाइन में देखिए और इस लाइन में देखिए, कॉमन क्या है, सी कॉमन है, कोडिंग में भी सी कॉमन होगा, एमपी सेम एमपी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब देखिए इसको बोला है आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो अगर मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करेंगे सबसे पहले क्या आएगा, पल्प आएगा, 4 होगा सबसे पहले, तो उस हिसाब से मेरा ये और ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब मुझे देखना है कि अगला कौन सा आएगा, 5 आएगा कि 1 आएगा।
क्यों 5 और 1 बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ऑप्शन में तो देखिए इसमें 5 बचा है, इसमें अगला 1 है। तो अगर आप इसको पेपर बनाया जा रहा है ना, पेपर जब फिनिश प्रोडक्ट बन फिनिश पेपर हो जाएगा तब तो डिलीवरी कर पाएंगे उसकी, तो डिलीवरी तो लास्ट में होनी है। यहाँ 1 देखिए सेकंड में दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? बचा मेरा ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ, कि डिलीवरी तो सबसे लास्ट में होगी ना। बाकी अगर आप बीच वाला आपको नहीं भी पता है तब भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, जिसमें अल्फाबेट की उसका सिंबल दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे ए स्टैंड फॉर डिवीजन, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। 55, बी किसके लिए? बी मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5। डी किसका है? माइनस के लिए, -13 मल्टीप्लाई बाय 2। सी किसके लिए है? प्लस के लिए 14। ए डिवाइड के लिए 7। और डी, डी माइनस के लिए 15। बी मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15 5। सी, और सी था प्लस के लिए, फिर 102। और ए किसके लिए? डिवाइड के लिए 2। और सी है प्लस के लिए 15। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से 25 275 -26, अब +2, अब -75, अब +51, अब +15। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं यूनिट डिजिट से चेक कर लूंगा। तो देखिए 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 5 13, प्लस में 3 आएगा यूनिट डिजिट, और माइनस में क्या आएगा? 6, 6 5 11, 1 आएगा। तो आंसर में जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 रहेगा। तो 2 यूनिट डिजिट किसका है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये थे आपके इस शिफ्ट के पूरे 30 सवाल।